Good morning, students. In today's video, we are going to start chapter number 5 of Geography, Weather and Climate. The human race has always been interested in weather and climate and tried to get the capacity to predict the weather, but he did not pursue this in a systematic manner. To know about weather and climate is important as they directly or indirectly have a great effect on our physical and biological environment. The weather and climate not only affect our lifestyle and our food habits, but it has bearing on our economic status. It therefore becomes important to understand them and study them. In this chapter, we too will try to understand the weather and climate about the elements that control this phenomena. फर्स्ट पैराग्राफ में ये समझाया गया है स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बींग्स हमेशा कोशिश करते रहते हैं और इंटरेस्टेड रहते हैं कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में जानकारी हासिल करें, मगर वो इस जानकारी को सिस्टमेटिक मैनर में नहीं स्टडी करते हैं। वेदर और क्लाइमेट के बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेदर और क्लाइमेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं, यानी प्रभाव डालते हैं। वेदर और क्लाइमेट न सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल को बल्कि हमारे फूड हैबिट्स को भी, हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को बियर करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उनके बारे में स्टडी करें। तो इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनको कौन कौन से फिनोमेना है जो उनको कंट्रोल करते हैं, उन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेदर। वेदर इज़ अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ स्पेसिफिक टाइम एट एनी वन प्लेस। The atmosphere of a place includes temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. Weather किसी जगह का state of atmosphere कहलाता है। State of atmosphere में आते हैं temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, precipitation. Weather represents these conditions of a small area for a short period of time, which can be as small as a day. वेदर इन सभी जगहों की कंडीशन, इन सभी चीज़ों की कंडीशन को जो कि स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में मेजर की जाती है उसको बताता है। ये एक दिन के बराबर भी हो सकता है। दिस इज़ सो बिकॉज वेदर इज़ डायनामिक इन नेचर, इट चेंजेस आफ्टर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इसको हम एक दिन में भी मेजर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वेदर डायनामिक होता है, यानी चेंज होता रहता है। वेदर एक छोटे इंटरवल में भी बदल सकता है। It can be cold in morning, hot and humid and during the day and warm at night. हमारा जो वेदर है वो ऐसा भी हो सकता है कि सुबह ठंडा रहे, दिन में गर्म रहे और शाम को वापस से गर्म होने लग जाए। Thus, we see that how frequently the weather can change. तो हमको पता लगता है कि वेदर बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। वेदर की कंडीशन परमानेंट नहीं होते हैं। Thus we can describe weather as dynamic in nature. इसीलिए हम वेदर को डायनामिक कहते हैं, यानी वेदर की जो प्रकृति है, नेचर है, वो बहुत ज़्यादा बदलने वाली होती है। It is studied over a small area and it takes into consideration the state of its element over a short span of time, mostly a week. इसको हम जब स्टडी करते हैं तो छोटे एरिया को कवर किया जाता है और कम पीरियड ऑफ टाइम को लिया जाता है। लगभग एक सप्ताह में हम वेदर की स्टडी कर पाते हैं। तो जब भी हम वेदर की स्टडी करते हैं तो उसके लिए कम समय या कम पीरियड ऑफ टाइम को मेजर करते हैं, जो कि होता है ऑलमोस्ट एक हफ्ता। सेकेंड पढ़ते हैं उसके बाद में क्लाइमेट। Climate is the weather conditions prevailing over a long period of time at a specific place. The elements taken into consideration are temperature, pressure, wind, humidity and rainfall. It does not change frequently. Climate किसी जगह की वेदर कंडीशन को बताता है जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होती है। क्लाइमेट के एलिमेंट्स होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। और क्लाइमेट बहुत जल्दी जल्दी नहीं चेंज होता है। Thus, climate in simple words can be defined as the average weather conditions prevailing in a large area over a period of about 30 to 50 years. तो क्लाइमेट को हम देखेंगे तो क्लाइमेट होता है किसी जगह की एवरेज वेदर कंडीशंस जो कि लार्ज एरिया को कवर करती है और लगभग 30 to 50 ईयर्स तक चलती है। द कंडीशंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ वेदर कीप ऑन चेंजिंग।
वेदर के एलिमेंट्स की कंडीशन भी चेंज होती रहती है, इसीलिए वेदर को भी डायनामिक फिनोमेना कहा जाता है। और क्लाइमेट कुछ जगहों पर एक जैसा होता है, कुछ जगहों पर नहीं होता है। हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि वेदर और क्लाइमेट एक ही जगह पर अफेक्ट करते हैं, तो उनका जो इफ़ेक्ट है वो लोगों के डेली लाइफ पर नहीं पड़ता, बट उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम एलिमेंट्स को स्पेसिफिक करें, हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करें, वेदर और क्लाइमेट दोनों के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ इज सन. Sun is a ball of fire with surface temperature of about 6000 degrees Celsius. It is about 150 million miles away from us. हमारे अर्थ के लिए अगर हम देखेंगे तो अर्थ का मेन सोर्स ऑफ हीट और लाइट सन है। सन एक आग का गोला है, बॉल ऑफ फायर है, जिसका सरफेस टेम्परेचर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये अर्थ से यानी हम से 150 मिलियन माइल्स दूर है। जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम रिसीव करते हैं अर्थ पर सन से, वो बहुत ही कम आती है। जो अर्थ हीट सन की रिसीव होती है अर्थ पर, उसको सोलर रेडिएशन या आइसोलेशन या इंसोलेशन कहा जाता है। इंसोलेशन वर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन से डिराइव हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। पहला इनकमिंग सोलार रेडिएशन, तो इनकमिंग से इन आया, सोलार से SO आया और रेडिएशन से ATION आया, तो इस तरीके से इंसोलेशन वर्ड बना। यहाँ पर इनकमिंग, सोलार, रेडिएशन, इन तीनों वर्ड्स को, ये जो 3 वर्ड्स है इनमें से जो इनकमिंग है उसका IN बोल्ड में दिया हुआ है, सोलार का SO बोल्ड में दिया है और ATION बोल्ड में दिया है। इसका मतलब ये जो बोल्ड में लेटर्स दिए हैं इनसे मिलकर इंसोलेशन वर्ड बना है। तो हीट जो अर्थ पर आती है वो सभी जगहों पर एक जैसे नहीं पहुंचती है, ये सभी जगहों पर अलग अलग होती है। एरियाज़ जो होते हैं इक्वेटर के पास में, वहाँ पर मैक्सिमम इंसोलेशन होता है, और जो एरियाज़ दूर होते हैं इक्वेटर से और पोल्स के पास में होते हैं, वहाँ पर कम और सन की रेस पहुँचती है। अर्थ का जो सरफेस है वो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है डे टाइम पर, और नाइट टाइम पर वापस से उसको रेडिएट बैक करता है। इस पूरे वर्किंग को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। जैसा हम जानते हैं कि सन की हीट अर्थ पर एक जैसे नहीं पहुंचती, तो ये फिनोमेना जो है ये हमको पता लगता है कि अर्थ में 3 डिस्टिंक्ट हीट जोन बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम उन तीनों हीट जोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट होता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में पाया जाता है। ये हॉटेस्ट पार्ट है अर्थ का, इसीलिए इसको टॉरिड नाम दिया गया है। टॉरिड का मतलब हॉट होता है, गर्म। यहाँ पर सन की रेज जो है वर्टिकली फॉल होती है पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर। इस जोन में मैक्सिमम हीट या मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव होता है। टॉरिड जोन के बाद सेकेंड आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक ओशन के बीच में होता है। साउथ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर अंटार्कटिक सर्कल के बीच में होता है। ये जो जोन है यानी टेम्परेट जोन, ये कम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव करता है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइल्ड टेम्परेचर होता है। तो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन के बाद थर्ड आता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो फ्रिजिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल के बीच में होता है, और साउथ फ्रिजिड जोन अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल के बीच में होता है। सनरेज यहाँ पर फॉल होती है स्लैंटिंग वे में, और ये जो होते हैं ये कोल्डेस्ट पार्ट होते हैं जहाँ पर सन की रेस स्लैंटिंग वे में जाती है और कम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन यहाँ पर रिसीव होता है, इसीलिए इनको पोलर रीजन्स कहा जाता है। और ये थ्रू आउट द ईयर या मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में फ्रोजन ही रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। सनरेज डू नॉट हीट द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। सनरेज डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को हीट नहीं करती। द एटमॉस्फेयर absorb very small amount of solar radiation which passes throughout its layer.
सो एटमॉस्फेयर बहुत कम मात्रा में सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। द रेडिएशंस फर्स्ट हीट सरफेस ऑफ द अर्थ from where heat is transferred to the atmosphere through different processes like conduction, convection, radiation and advection. सन की जो रेडिएशन होती है वो अलग अलग वे में ट्रांसफ़र होती है। 4 प्रोसेस यहाँ पर दी गई हैं और चारों प्रोसेस के बारे में नीचे बताया गया है। तो पहला हम पढ़ते हैं कंडक्शन। इन कंडक्शन द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र की जाती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, जब वो एक दूसरे के पास में लाए जाते हैं तब। कन्वेक्शन में देखेंगे तो कन्वेक्शन द हॉट एयर बिकम्स लाइट एंड राइजेस अप। इन दिस वे हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू द करंट ऑफ एयर। कन्वेक्शन में हॉट एयर हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है, इसलिए हीट ट्रांसफ़र होती है करंट ऑफ एयर्स के थ्रू। रेडिएशन के में पढ़ेंगे तो the heat at surface of earth radiates the heat of atmosphere without any medium is called terrestrial radiation. रेडिएशन में हीटेड जो सरफेस होती है वो ऊपर की तरफ रेडिएट करती है बिना किसी मीडियम के, इसलिए इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। एडवेक्शन पढ़ेंगे इन एडवेक्शन द विंड फ्रॉम कूलर रीजन मिक्स विद द विंड फ्रॉम वार्मर रीजन एंड ट्रांसफर द हीट। एडवेक्शन में विंड जो होती है कूलर रीजन से मिक्स होकर वार्मर रीजन में मिक्स हो जाती है और ट्रांसफ़र हीट को करती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको थर्मोमीटर कहा जाता है। थर्मोमीटर में ग्लास ट्यूब होती है जिसमें मर्क्यूरी लगा हुआ होता है जो कि एक्सपैंड होता है गर्म होने पर और कॉन्ट्रैक्ट होता है ठंडा होने पर। इसके रीडिंग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बीच में मार्क किए जाते हैं। इसको 2 स्केल्स पर मेजर किया जाता है। पहला होता है फ़ारेनहाइट, दूसरा होता है सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की स्केल के बारे में बताया गया है तो फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट है सेल्सियस स्केल। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टॉपिक में बताया गया है स्टूडेंट्स की हम सभी जानते हैं कि एयर यानी हवा में मास होता है और वो वेट एग्जर्ट करती है। वेट यानी प्रेशर लगाती है अर्थ के ऊपर। तो जो वेट एग्जर्ट किया जाता है एयर के द्वारा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वेट एयर का अगर हम देखें अर्थ पर, तो अगर हम एक कॉलम की बात करें तो स्टैंडिंग ओवर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वो होता है 1 किलोग्राम से भी ज़्यादा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, तो पहला होता है उसमें टेम्परेचर। एयर जब गर्म होती है तब वो एक्सपैंड होती है और जब वो ठंडी होती है और वो हल्की हो जाती है वेट में। लाइट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ उड़ती है, ऊपर की तरफ अपवर्ड की डायरेक्शन में राइज होती है और उसकी वजह से लो प्रेशर एरिया में डेवलप होता है। और ठंडी एयर यानी कूल एयर जो है वो हैवी हो जाती है और नीचे की तरफ बैठ जाती है। इसी तरीके से हम देखेंगे तो इक्वेटर के आसपास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जनरली ठंडा होता है, लो होता है। क्यों? बिकॉज वहाँ पर जो एयर होती है वो ठंडी होती है। सेकेंड आता है एल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड या हाइट इंक्रीज होती है। तो लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, थिन होती है हाइट्स पर। इसी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हम देखते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हाई एल्टीट्यूड पर वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट आता है इसमें कि इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड और हाइट। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है एल्टीट्यूड और हाइट बढ़ने के साथ साथ। सेकेंड, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ भी डिक्रीज होता है। थर्ड, एयर कंटेनिंग वाटर वेपर्स एक्सर्ट लेस प्रेशर देन ड्राई एयर। ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर्स रहते हैं वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है बजाय सूखी या ड्राई एयर के। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम जो कि है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है जिसको बैरोमीटर कहते हैं। ये मेजर करता है मिली बार्स में या MB में। सी लेवल के आसपास नॉर्मल एयर प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम में 760 मिलीबार्स होता है। यहाँ पर आपको पास ही में
बैरोमीटर की फ़ोटो भी नज़र आ रही है। तो बैरोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। अगला टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी जगह पर एक जैसा नहीं होता, क्योंकि अनइवन हीटिंग होती है सरफेस ऑफ अर्थ पर, उसी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिफरेंट होता है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कम प्रेशर होता है, जहाँ पर कोल्ड एरिया होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस लॉजिक के हिसाब से प्रेशर इन ज़्यादा होना चाहिए इक्वेटर्स पर बजाय पोल्स के, बट ऐसा नहीं होता। कुछ प्लेसेस पर रोटेशन ऑफ अर्थ जो चलता रहता है वो इस पूरे वर्किंग को चेंज करता है। 7 डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं जो कि हमारे नीचे वाले फ़ोटो में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर फ़ोटो देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं। प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स, पोलर ईस्टर्लीज और 60 डिग्री नॉर्थ, देन साउथ वेस्ट वेस्टर्ली विंड्स, देन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, फिर 0 डिग्री आ गया, उसके बाद में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, देन अगेन 30 डिग्री साउथ, उसके बाद में नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं 60 डिग्री साउथ पर, और पोलर ईस्टर्लीज अगेन आ जाता है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको समझाया गया है इस फिगर के ज़रिए।